हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम संपूर्ण पाठ के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम नियंत्रण एवं समन्वय पाठ के अंतर्गत यह जानेंगे कि नियंत्रण और समन्वय पौधों और जंतुओं में क्यों जरूरी है, यह क्या है, मानव तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है, इसके विभिन्न अंग क्या क्या हैं, तंत्रिका कोशिका किस प्रकार काम करती है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इसमें क्या उदाहरण के साथ इसे समझेंगे। मस्तिष्क एवं उसके विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे तथा उनका क्या कार्य है इसे समझेंगे। पौधों में समन्वय का कार्य में पादप हार्मोन किस तरह से योगदान करता है इसे समझेंगे। जंतुओं में हार्मोन का स्राव कैसे होता है और वह किस प्रकार समन्वय में मदद करता है, इस विषय में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में सजीवों में कार्य में संलग्न विभिन्न जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। हमने उस समय यह विचार किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है, परंतु पौधों में तो गति अलग प्रकार की होती है। उसमें वृद्धि का परिणाम होता है जो कि गति को दिखाता है, जैसे कि एक बीज अंकुरित होता है और वह वृद्धि करता है। पर आपने देखा होगा कि जंतुओं में वृद्धि के साथ साथ एक दौड़ती हुई बिल्ली या जुगाली करती हुई भैंस ये नहीं दिखाते कि उसमें वृद्धि हो रही है। बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन अच्छी तरह से हो पाए। पर्यावरण में भी हम देखते हैं कि जब हम कक्षा में आप अपने दोस्तों से बात करते हैं तो आप जोर से चीखने की बजाय धीरे धीरे बात करते हैं। तो ये आखिर क्यों होता है? इस तरह की नियंत्रित गति को, जो कि पर्यावरण की भिन्न घटनाओं के साथ जोड़कर जिनकी अनुक्रिया के अनुरूप हम गति करते हैं, इसे हम नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। इसके अंतर्गत यह क्यों जरूरी है? तो जैव कार्यों के सफल संचालन के लिए सभी जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय और नियंत्रण करना जरूरी होता है। ऐसे तो जीव जिनका एक कोशिका होता है उसमें ये सारे कार्य का संचालन एक कोशिका ही करती है, परंतु बहुकोशिकीय जीवों जैसे पौधे, जंतु आदि में अलग अलग कार्य, अलग अलग अंग और अंग तंत्र कहते हैं, जहां नियंत्रण और समन्वय विशेषकर जरूरी होता है। पौधे और जंतुओं में स्थापित समन्वय और नियंत्रण में बहुत अंतर होता है। पौधों में यह कार्य कोई तंत्रिका तंत्र नहीं करती जैसे जीवों में होता है, परंतु यह काम रासायनिक नियंत्रण के द्वारा संभव हो पाता है। बच्चों, अब हम मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव तंत्रिका तंत्र में ये जो शब्द आया है तंत्रिका तंत्र, तो जंतुओं के शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनके नियंत्रण के लिए एक तंत्र पाया जाता है, एक सिस्टम पाया जाता है जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जो सबसे पहला भाग है कोशिका काय, यहाँ पर जो द्रुमिकाएं निकल रही हैं, ये तंत्रिका कोशिका का द्रुमिकाकृत सिरा जो है वो सूचनाओं को उपार्जित करता है। दूसरा भाग जो है वह है इनसे सूचना विद्युत आवेग की तरह इसके अंदर यात्रा करती हैं, इसे हम तंत्रिकाज कहते हैं। और फिर ये तंत्रिकाज जो है उसके अंतिम सिरे में फिर वो 2 भागों में बटा हुआ है, जहां से आवेग जो है
वहाँ उसका परिवर्तन रासायनिक संकेत में होता है, जिससे यह आगे अगली तंत्रिका कोशिका के साथ अपने आवेग को स्थानांतरित करती है। तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग में पहला भाग होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग परिधीय तंत्रिका तंत्र है। इसमें मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली भिन्न भिन्न तंत्रिकाओं के विषय में हम अध्ययन करते हैं। मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उन्हें कपाल तंत्रिकाएं कहती हैं एवं इसकी संख्या मनुष्य में 12 होती है। मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उन्हें हम मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं तथा इनकी संख्या मनुष्य में 31 होती है। तंत्रिका तंत्र का तीसरा भाग है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। अनैच्छिक यानी वो क्रियाएं जिन पर हमारा इच्छा शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है, जैसे हमारा आमाशय, यकृत, फेफड़ा, हृदय की गति, धड़कन एवं विभिन्न ग्रंथियों के कार्यों को यह नियमन करता है। तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसकी प्रत्येक कोशिका को हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। यह शरीर के लगभग 300 खरब तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अब आप नीचे जो चित्र देख रहे हैं उसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो तंत्रिका ऊतक है वो तंत्रिका कोशिकाओं का या न्यूरॉन का एक संगठित जाल का बना होता है। यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का काम करता है और ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिका जैसे पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक कौन लाता है, तो ये काम हमारा तंत्रिका कोशिका करती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि तंत्रिका कोशिका पेशीय संधि कर रही है और अपनी सूचनाओं को पेशियों तक पहुंचा रही है। अब हम तंत्रिका कोशिका के विभिन्न भागों के विषय में अध्ययन करेंगे। हमारा जो न्यूरॉन है उसके 3 भाग होते हैं। पहला कोशिकाएं, दूसरा ध्रुमिकाएं और तीसरा भाग है तंत्रिकाज। तंत्रिका कोशिका का यानी न्यूरॉन का पहला भाग होता है वो कोशिकाएं। यह शीर्ष भाग है। इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य को हम न्यूरोप्लाज्मा कहते हैं। इस न्यूरोप्लाज्मा में अन्य कोशिकाओं की भांति ही विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इससे ध्रुमिकाएं निकली होती हैं। ध्रुमिकाएं जो कि तंत्रिका कोशिका का दूसरा भाग है, यह क्या होता है? यह कोशिका काय से निकलने वाली अनेक प्रवर्धी जो होती हैं उन्हें ही हम ध्रुमिकाएं कहते हैं। ये ध्रुमिकाओं का अंतिम भाग कई शाखाओं में बट जाता है। अब हम तंत्रिका कोशिका का तीसरा भाग तंत्रिकाज के विषय में पढ़ते हैं। इसे एक्सॉन भी कहते हैं। कोशिका काय से एक लंबी बेलनाकार संरचना निकलती है जिसे हम तंत्रिकाज कहते हैं, जिसका अंतिम भाग 2 भागों में बटा होता है, पुनः जो कई शाखाओं में बट जाता है और जिसका अंतिम सिरा गोल घुंडी के समान होता है, जिसे हम सिनेप्टिक बटन कहते हैं। इस तंत्रिकाज से ही
क्या कार्य होता है? जो विद्युत आवेग के रूप में सूचनाएं यात्रा करती हैं। सिनेप्टिक बटन की सहायता से एक न्यूरॉन का तंत्रिकाज दूसरे न्यूरॉन की ध्रुविकाओं से जुड़ता है और जब तंत्रिकाओं में आवेगों का, किसका आवेग? विद्युत आवेग, सूचनाओं का आवेग का संचरण होता है, तब वह इस स्थान पे एक रसायन का स्रावन करती हैं जो सिनेप्टिक दरार को भर देता है और आवेग को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संचरित करता है। इस प्रकार ये सूचनाएं जो है वो विद्युत आवेग के रूप में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होती हुई जहां अपने कार्यस्थल, जहां इसे पहुंचाना है, वहां यह पहुंच जाती है और दिए गए निर्देश के अनुरूप अनुक्रिया करती हैं। तंत्रिका तंत्र का क्या काम है? तो इसमें उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिका, वह हमारे ज्ञान इंद्रियों द्वारा ग्रहण की गई सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ये ज्ञान इंद्रियां को ग्राही भी कहते हैं हम। इसके अंतर्गत हमारा नाक, जिह्वा, आंतरिक कर्ण आदि आ जाते हैं। ये सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाती हैं और इन सूचनाओं के विषय में मस्तिष्क निर्णय कर लेता है और उसके अनुरूप क्रिया करने का संबंधित अंग को आदेश देता है। अब मस्तिष्क जो है मेरुरज्जु द्वारा दी गई सूचनाओं को पुनः न्यूरॉन के माध्यम से उस संबंधित अंग तक ले जाता है। यही कार्य हमारा तंत्रिका तंत्र करता है। तंत्रिका ऊतक किस प्रकार कार्य करता है? तो बच्चों, जब बाहरी वातावरण में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर के संवेदी तंत्रिकाएं, जो कि ग्राही के द्वारा, ग्राही कौन है? हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि जो हैं, इन संवेदनाओं को इन सूचनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। मस्तिष्क इन सूचनाओं को पढ़कर इन पर अनुक्रिया करता है और इन अनुक्रियाओं को प्रेरक तंत्रिकाओं से वापस संबंधित अंक तक पहुंचाया जाता है। वहां उपस्थित पेशियां जो होती हैं, उन पेशियों में कुछ प्रोटीन, विशेष प्रकार की प्रोटीन और रसायन पाए जाते हैं जो कि कोशिकाओं की आकृति में परिवर्तन कर संबंधित अंग को गति प्रदान करते हैं। इस प्रकार हमारा तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जब हम किसी गर्म बर्तन को छूते हैं तो वहाँ की कोशिकाओं में हमें क्या अनुभूति होती है? दर्द की अनुभूति होती है और हम वहां से उसे कुछ समय के बाद हटा लेते हैं। यह कैसी क्रिया है? तो यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है। बच्चों, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो यह एक ऐच्छिक क्रिया होती है जिसका संचालन मेरुरज्जु करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें मस्तिष्क को पल भर में लेना होता है। वैसी क्रियाओं को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का, जैसा कि हमने एक चित्र में एक उदाहरण देखा कि जब हम अपने हाथ को आग की लौ के पास ले जाते हैं तो हमें जलन का अनुभव होता है और यह हमारे मस्तिष्क को भी पता चल जाता है। कैसे? त्वचा में जो संवेदी कोशिकाएं होती हैं, जैसे ही हम
अपने हाथ को आग की लौ के पास ले जाते हैं तो वह इस संवेदना को तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा यानी न्यूरॉन के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और पुनः ये संवेदनाएं जो है वो हाथ की पेशियों में आती हैं और हाथ की पेशियों में उपस्थित प्रोटीन के कारण वह अपनी आकृति में परिवर्तन करता है और हम अपने हाथ को वहां से हटा लेते हैं। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है जो कि अचानक से होती है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। बच्चों, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना दोनों क्या एक है? नहीं। अभी आपने समझा कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, वह अचानक होती है, जबकि टहलने की प्रक्रिया एक धीमी क्रिया है जिसे हम सोच समझ कर करते हैं। जैसे कि आज हमें जाना है घूमने को किसी पार्क में, तो हम ये सोच समझ के उस पार्क की तरफ ही टहलने निकलते हैं। या किसी सांप को देख लेते हैं तो हम अचानक से हट जाते हैं, तो यह हमारे पैर जो अपनी जगह से हट जाते हैं या ठिठक जाते हैं, तो यह प्रतिवर्ती क्रिया है। बच्चों, यहाँ यह समझना जरूरी है कि प्रतिवर्ती क्रिया जो है उसका संचालन मेरुरज्जु के द्वारा होता है, जबकि टहलने की क्रिया का संचालन हमारा मस्तिष्क करता है। बच्चों, हमने जाना कि बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जिनका संचालन मस्तिष्क के द्वारा होता है। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि मानव मस्तिष्क कैसा होता है। तो मानव मस्तिष्क जो है बहुत ही कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है। इसका भार मात्र 1400 ग्राम होता है, जो कि 8 कपालीय हड्डियों या अस्थियों में सुरक्षित रखा होता है। इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जो कि 3 प्रकार की झिल्लियों से बना होता है। जो सबसे बाहरी और कठोर झिल्ली है उसे हम दृढ़ तानिका कहते हैं। जो दूसरी झिल्ली है जिसके अंतर्गत बहुत सारी रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, जिसे कि हम जाल तानिका कहते हैं। और सबसे आंतरिक झिल्ली जो तीसरी झिल्ली है वह कोमल ऊतकों से बनी होती है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क सुरक्षित होता है। बच्चों, आप मानव मस्तिष्क का लेबल चित्र देख रहे हैं। यहाँ जो हमारा कपाल है यानी हमारी खोपड़ी जो है वो 3 लेयर में बनी हुई है। अभी हमने पढ़ा बाहरी कठोर परत को क्या कहते हैं, दृढ़ तानिका, दूसरी को जाल तानिका, और सबसे तीसरी जो है वह कोमल ऊतकों से बनी हुई है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन है यानी हमारा मस्तिष्क है, जिसका एक भाग जो ऊपर की तरफ दिखाया जा रहा है वह है प्रमस्तिष्क। इसके साइड वाले भाग को हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, और सबसे निचला भाग जो है वह है हमारा पश्च मस्तिष्क। इसका पश्च मस्तिष्क से मेरुरज्जु निकल रहा है। अब यहाँ इस चित्र में हम लोग विभिन्न ग्रंथियों को भी देख रहे हैं। पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलम, और हमारा पश्च मस्तिष्क का 3 भाग पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क दिखाया जा रहा है। आप साथ में क्या देख रहे हैं कि हमारे अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच क्या है, हमारा मध्य मस्तिष्क, जो कि मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। जैसा कि बच्चों आपने मानव मस्तिष्क को देखा, उसके 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब हम उसके विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे और उसके कार्य को अध्ययन करेंगे। मस्तिष्क का पहला भाग अग्र मस्तिष्क है, जिसे कि हम मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग भी कहते हैं। इसको 2 भाग में विभाजित करके पढ़ेंगे। एक है प्रमस्तिष्क और दूसरा है डाइएन्सेफेलॉन।
बच्चों, अग्र मस्तिष्क का क्या कार्य है? तो अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र जो है वह सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशिष्टकृत होते हैं। इसमें विभिन्न ज्ञानेंद्रियां जैसे हमारे कान, नाक आदि से जो सूचनाओं का ग्रहण बाहरी वातावरण से किया जाता है के अलग अलग क्षेत्र हैं, जहां पर प्राप्त सूचनाओं और पहले से मस्तिष्क में जो सूचनाएं एकत्रित हैं उनका अर्थ लगाया जाता है, उनके अनुरूप अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक पहुंचाई जाती हैं। इसके अलावा बच्चों कि हमें चुभने, स्पर्श, दर्द और श्रवण आदि की सूचनाओं को यह ग्रहण करता है। यह याददाश्त, चेतना, अनुभव, तर्क शक्ति आदि का भी केंद्र है। इसके साथ साथ इसमें जो ऐच्छिक पेशी हैं उनकी गति को भी नियंत्रित करता है तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का यह केंद्र है। यहाँ से हमें भूख, प्यास, नींद, क्रोध आदि की दर्शाता है। जैसे कि यहाँ से ही हमें पता चलता है कि हम अब हमारा पेट पूरी तरह भरा है या हमें और भोजन की आवश्यकता है। तो यह हमारे अग्र मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग विशिष्टकृत क्षेत्रों में हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। मस्तिष्क का दूसरा भाग और सबसे छोटा भाग हमारा मध्य मस्तिष्क है, जो कि अग्र मस्तिष्क के नीचे और पश्चिम मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है। बच्चों, हमारा जो मध्य मस्तिष्क है उसका क्या कार्य है? तो यह पेशीय गतियों के लिए समन्वय का काम करता है। यह दृष्टि एवं श्रवण संबंधित प्रतिवर्ध का केंद्र है। मस्तिष्क का तीसरा भाग है बच्चों पश्च मस्तिष्क, जो कि 3 भागों में बांटा हुआ है। अनुमस्तिष्क, बोन्स बोरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसे हम शॉर्ट में मेडुला और बोन्स भी कहते हैं। पश्च मस्तिष्क के तीनों भाग अलग अलग कार्य करते हैं। इसमें अनुमस्तिष्क जो होता है हमारी कंकालीय पेशियों के चलने, दौड़ने, लिखने आदि में शरीर के संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। जो हमारा पोन्स है वह लार श्रवण, अश्रु श्रवण, नेत्रों की गतिशीलता आदि को नियंत्रित करता है। तीसरा भाग जो हमारा मेडुला है वह सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय का धड़कना, वॉमिटिंग यानी उल्टी आना, श्वसन, छींकना आदि को नियंत्रित करता है। बच्चों, ये तो हमारे मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य को हमने समझा कि हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, जो कि सोचने का, क्रियान्वयन का नियमन करता है। बच्चों, अभी तक हमने जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के विषय में पढ़ा, जिसमें तंत्रिका तंत्र के विशेष योगदान, उसके कार्य के बारे में अध्ययन किया। अब हम जानेंगे कि पौधों में यह नियंत्रण और समन्वय का काम कैसे होता है। तो यह काम फाइटो हार्मोन्स, जो पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स को हम, पादप हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, वह करता है। तथा पौधे बाह्य उद्दीपन को भी ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और वे उसके अनुसार भी गति करते हैं। ऐसी गति को हम अनुवर्तनी गति कहते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। बच्चों, अनुवर्तनी गति का पहला प्रकार है प्रकाश अनुवर्तन। आपने देखा होगा
पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि तने का शीर्ष भाग प्रकाश की तरफ मुड़ता है। दूसरा है हमारा गुरुत्वानुवर्तन। इसमें पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं, जो कि स्पष्ट पौधे की जड़ों में दिखाई देता है। तीसरा है रासायनिक अनुवर्तन। यह हम देख सकते हैं परागन के समय परागकण से निकलने वाली परागनलिका विजंड में होने वाली गति को इसमें स्पष्ट हम अनुभव करते हैं। चौथा है हमारा जलानुवर्तन। पौधे के अंग जल की ओर गति कहते हैं, उसे हम जला अनुवर्तन कहते हैं। अब यहाँ एक बात और है कि पौधों में जल की मात्रा में परिवर्तन जो होता है उसकी मदद से पौधे अपनी आकृति को भी बदलते हैं। इसके कारण फूलने या सिकुड़कर वे अपने आकार को भी बदल सकते हैं। पौधों में पादप हार्मोन यानी फाइटो हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया में सहायता करता है। इसका संश्लेषण का स्थान और क्रिया क्षेत्र दूर होता है। यह साधारण विसरण के माध्यम से अपने क्रिया क्षेत्र तक पहुंचता है। पौधों में विभिन्न पादप हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसके अलग अलग कार्य हैं। सर्वप्रथम ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो उसका क्या कार्य है? पादप वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। दूसरा जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन जो होता है वह तने की लंबाई को बढ़ाता है। तीसरा पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन जो कि कोशिका विभाजन के लिए प्रेरित करता है। और चौथा हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल जो वृद्धिरोधी हार्मोन है जिसका संश्लेषण आवश्यकता के अनुसार होता है। हमने जाना कि 4 पादप हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल, जिनके विभिन्न कार्य होते हैं। पादपों में प्रकाशानुवर्तन जो है वह पादप हार्मोन की देन है। आपने देखा होगा कि पौधे के कुछ अंग जैसे प्ररोह तंत्र की गति प्रकाश की ओर होती है और इसे हम धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो प्रहोर में ऑक्सिन हार्मोन होता है जो कि शीर्ष भाग में संश्लेषित होता है और वह हार्मोन कोशिकाओं की वृद्धि में सहायता करता है। जब किसी पौधे का एक ओर प्रकाश आ रहा हो तो यह हार्मोन छाया वाले भाग की ओर चला जाता है, जिससे उस भाग की कोशिकाओं की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है और इस कारण पौधे का शीर्ष भाग जो है वो प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। आपने देखा होगा कि छुई मुई की पत्तियों को जब आप छूते हैं तो वह सिकुड़ जाती है। क्यों? तो यह बाह्य उद्दीपन की वजह से ही होता है। जब हम पत्तियों को छूते हैं तो उनमें क्या होता है? कंपानुकंचन गति होती है, जिसके कारण वे सिकुड़ जाते हैं। हमने पादप हार्मोन और उसके विभिन्न कार्यों को समझा। अब आगे हम जंतु हार्मोन के विषय में अध्ययन करेंगे। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए विभिन्न रसायन जो काम करते हैं उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है और इसे हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। अब हार्मोन्स है क्या? तो ये एक विशिष्ट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्रेरक की तरह काम करते हैं और मनुष्य के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हार्मोन्स द्वारा संपादित होती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तंत्रिका तंत्र भी नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है
और हार्मोन भी नियंत्रण एवं समन्वय का काम करता है, परंतु दोनों में कुछ अंतर है। अभी पहले हम यही जान लें कि तंत्रिका द्वारा जो नियंत्रण एवं समन्वय का काम होता है वह काफी तेजी से होता है और इसका प्रभाव जो होता है ज्यादा समय तक नहीं रहता, जबकि हार्मोन के द्वारा जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है वह अपेक्षाकृत धीरे होता है, परंतु इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। मनुष्य में अंतःस्रावी तंत्र जो है उसके अंतर्गत विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं, जिनमें 6 मुख्य हैं: पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, लैंगरहैंस की दीपिकाएं और जनन ग्रंथि। इन ग्रंथियों से अलग अलग हार्मोन्स का स्राव होता है, जो कि मनुष्य के शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय का काम करता है। बच्चों, हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह हमारे कपाल की स्फेनोइड हड्डी के में एक गड्ढे में स्थित होता है। इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, पहला है अग्रपिंडक और दूसरा भाग है पश्चपिंडक। अग्रपिंडक जो है उससे वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव होता है, जो कि शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन अगर बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होती है तो वैसी अवस्था जाइगेटिज्म कहलाती है, और यदि इसका स्राव कम होता है तो वृद्धि रुक जाती है और मनुष्य में बौनापन होता है। ग्रंथि का अग्रपिंडक जो होता है वह भाग एक अन्य हार्मोन का भी स्रावन करता है, जो कि नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ इससे स्रावित होने वाला एक अन्य हार्मोन मादा के दुग्ध स्राव के लिए उत्तेजित करता है। पश्चपिंडक जो दूसरा भाग है पिट्यूटरी ग्रंथि का, वह एक हार्मोन का स्राव करता है जो शरीर में जल के संतुलन को बनाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त पश्चपिंडक एक अन्य हार्मोन का भी स्रावन करता है जो मादा में बच्चे के जनन के समय मदद करता है। हमारा दूसरा ग्रंथि जो है वह है थायराइड ग्रंथि। यह श्वास नली में स्थित होता है। इसके द्वारा जो रसायन स्रावित होता है उसका नाम थायरॉक्सिन है। यह हार्मोन का जो संश्लेषण होता है उसके लिए आयोडीन बहुत उपयोगी है। इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन कम मात्रा में बनता है, जिसके कारण हमारे हार्मोन के बनने की गति को बढ़ाने का प्रयास में कभी कभी थायराइड ग्रंथि क्या होती है वो बड़ी हो जाती है और बढ़कर हमें घेंघा के रूप में दिखाई पड़ती है। हमारा तीसरा एंडोक्राइन ग्लैंड है पाराथायराइड ग्लैंड या पाराथायराइड ग्रंथि, जो कि हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारा चौथा एंडोक्राइन ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड, जिसे सुप्रानल ग्रंथि भी कहते हैं। यह 2 भाग में बटा होता है। पहला भाग कॉर्टेक्स और दूसरा भाग मेडुला होता है। एड्रेनल ग्रंथि का पहला भाग कॉर्टेक्स 3 तरह के हार्मोन का स्राव करता है। पहला हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के
उपापचयन को कंट्रोल करता है तथा शरीर में जल की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। दूसरा हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, जो कि वृक्क नलिकाओं में पुनः लवण का अवशोषण करता है और शरीर में लवण की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। साथ ही साथ यह शरीर में जल संतुलन को भी बनाए रखता है। तीसरा हार्मोन है सेक्स हार्मोन या लिंग हार्मोन, जो कि हमारी पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन, बाह्यलिंग, बालों आदि के आने के प्रतिमान को दिखाता है तथा यौन आचरण को नियंत्रित करता है। एड्रेनल ग्रंथि का दूसरा भाग मेडुला 2 तरह के हार्मोन का स्राव करता है। पहला है एपिनेफ्रिन, जो कि हमारे शारीरिक और मानसिक तनाव, गुस्सा, उत्तेजना की स्थिति में स्रावित होता है। और दूसरा हार्मोन जो है वह है नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि हमारे हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता और संकुचनशीलता को समान रूप से तेज करता है। हमारा 5th हार्मोन लैंगरहैंस की दीपिकाएं, जिसे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है, जो कि हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके स्राव में अगर कमी होती है तो मधुमेह नामक रोग होता है। हमारा 6th एंडोक्राइन ग्लैंड है गोनेड्स यानी जनन ग्रंथियां। इसका मुख्य कार्य है अंडाशय के द्वारा स्राव होने वाली कई हार्मोन्स निकलते हैं, उन्हें यह नियंत्रित करता है तथा वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को भी नियंत्रित करता है, जिसे एंड्रोजेंस कहते हैं। ये एंड्रोजेंस जो है वह पुरुषों में लैंगिक लक्षणों का परिवर्धन और यौन आचरण के लिए प्रेरित करता है। बच्चों, अभी तक हमने जंतु तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स की विभिन्न क्रियाविधि के बारे में पढ़ा। हमारे जंतुओं के शरीर में कई तरह के हार्मोन्स का स्रावन होता है, जो कि शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करता है। दोनों ही यह कार्य करते हैं, परंतु तंत्रिका तंत्र और हार्मोन की क्रियाविधि अलग होती है। तंत्रिकाओं की क्रियाओं का संचालन मेरुरज्जु के द्वारा होता है, जबकि हार्मोन्स का संचालन मस्तिष्क के द्वारा होता है। तंत्रिकाएं शरीर की क्रियाविधि के लिए शरीर में तंत्रिकाओं का जाल पाया जाता है, परंतु हार्मोन्स का कोई जाल नहीं होता है। तंत्रिका की क्रियाविधि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि हार्मोन्स की क्रियाविधि विभिन्न ग्रंथियों की क्रियाशीलता के द्वारा नियंत्रित होती है। बच्चों, तंत्रिका की जो क्रियाविधि है उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है, जबकि हार्मोन्स की क्रियाविधि को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न ग्रंथियां जो हमारे शरीर में होती है उसके द्वारा यह नियंत्रित होता है। बच्चों, एड्रेनलिन हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। आखिर इसे ऐसा क्यों कहते हैं? तो सर्वप्रथम हम ये जानें कि यह हार्मोन होता कहाँ है। तो यह वृक्क के ऊपर स्थित एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन जब स्रावित होता है तो हमारे शरीर की कुछ क्रियाएं बढ़ जाती हैं, जैसे हृदय का धड़कन, श्वसन दर, जिससे पेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक होती है और संकट के समय उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें शक्ति मिल जाती है। इस कारण इसे संकटकालीन हार्मोन कहते हैं। कभी आपने सुना होगा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया
फिर भी वह अपनी गाड़ी चला के वापस घर आ गया और वहां आकर बेहोश हो गया। तो यह किसके कारण होता है? यह एड्रीनलिन हार्मोन की वजह से होता है। बच्चों, आपने सुना होगा कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे गले में एक थायराइड ग्रंथि होती है जो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अब आयोडीन की आवश्यकता थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए है, तो यह थायरॉक्सिन हार्मोन की कार्य क्या है? तो यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचयन को नियंत्रित करता है, जो कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों को भी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होगी तो शारीरिक संतुलन बिगड़ जाएगा और ऐसी स्थिति में थायराइड ग्रंथि फूलकर गले से लटक जाएगी और गर्दन मोटी दिखाई देगी, जिसे हम घेंघा रोग कहते हैं। तो शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए और थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन की मात्रा को नियंत्रित रखने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाना आवश्यक होता है। बच्चों, आपने नियंत्रण एवं समन्वय पाठ का अध्ययन किया। इसके अंतर्गत हमने संपूर्ण पाठ के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। आपको यह पाठ समझ में आया होगा और आशा करती हूँ आपने इसे रुचिपूर्वक पढ़ा होगा। सो थैंक यू एंड एंजॉय लर्निंग।